हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशन। इससे पहले की जो हमारी वीडियोस, 3 वीडियोस में हमने आपको सेट के बारे में बताया, हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स और रिलेशन के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट बता दिया था। और आज की इस वीडियो में हम उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास है क्वेश्चन, कह रहा है कि चेक वेदर एक्स रिलेटेड टू वाई, वेयर जो रिलेशन है वो ये कह रहा है कि एक्स डिवाइड्स वाई। ठीक है, मतलब कि एक्स जो है वो वाई को डिवाइड करना है। तो हमें ये चेक करना है कि देखिए, जब भी हम आज के स्टूडियो में बात करेंगे तो हम हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए जाएंगे कि वेदर जिस हम रिलेशन की बात कर रहे हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स रिलेटेड टू वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसका इक्विवेलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हो जाएगा कि x रिलेटेड y इंप्लाइज x डिवाइड्स y। ठीक है, x जो है वो y को डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट इफ R is reflexive, this implies that x related to x implies x divides x। ठीक है, अभी तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नंबर हो, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात अगर हम ऐसे भी जनरली देखें तो कोई भी नंबर हो वो खुद को तो हमेशा डिवाइड करता ही करता है। ठीक है, इवन अगर प्राइम नंबर हुआ तो भी वो क्या करेगा, खुद को 1 टाइम्स डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये तो ऑब्वियस है कि x हमेशा x को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे, तो पहला हमारे पास केस हो गया। सेकेंड हम केस चेक करेंगे कि x कॉमा वाई, अब ऑर्डर पेयर की बात करें। ठीक है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, लिखेंगे इफ R इज सिमेट्रिक, दिस इंप्लाइज दैट y कॉमा x शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये होना चाहिए। पर आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि अगर हमारा x जो है वो y को डिवाइड कर रहा है तो y x को डिवाइड करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम y की जगह 6 ले लेते हैं और x की जगह 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 6 है वो डिवाइडेड बाई 2 तो है, 2 3 जा 6, लेकिन 2 जो है वो डिवाइडेड बाई 6 नहीं है इन केस ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो भी हम एक्स वाई लेंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर बिलोंग करना चाहिए। तो जब भी हम वाई को एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो केस मिल रहा है वो नेचुरल नंबर मिल रहा है, मतलब कि वो इजिली डिविजिबल है। लेकिन जब भी हम 2 को डिवाइड करेंगे 6 से तो वो क्या हमारे नेचुरल नंबर्स में डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि अगर x जो है वो y को डिवाइड कर रहा है तो y भी x को डिवाइड करे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बिलोंग्स टू R, तो लिख देंगे इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैपन unless x is equal to y। ठीक है, जब तक x और y आपस में बराबर ना हो तब तक ये जरूरी नहीं है कि x अगर y को डिवाइड कर रहा है तो y भी x को डिवाइड करे। अगर ऐसा होगा तो x और y आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर ऐसा होगा तो हमने आपको बताया था एक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक। बेसिकली ये क्या है, हमारा एंटी सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आपका एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन हमने वहां पर आपको बताया था कि वाई एक्स या तो आर में नहीं बिलोंग करेगा, और अगर वाई और एक्स आर में बिलोंग करेगा तो उसकी कंडीशन ये होगी कि वाई और एक्स आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो पहला चीज तो हमारे पास ये होगा कि बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन हमने लिखा है कि अगर बिलोंग कर रहा है देन ये हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। अब चूंकि सिमेट्रिक नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिविटी की अगर हम बात कर लें तो देखिए, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमारा एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, और
वाई जेड मान लेते हैं कि बिलोंग कर रहा है आर। ठीक है, चलो ये हमारा बिलोंग कर रहा है आर। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और वाई जो है वो जेड को डिवाइड कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स डिवाइड्स जेड, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स कॉमा जेड जो है वो बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, तो हमारा जो आर है वो क्या है, इट इज ट्रांजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव। आर जो हमारा वो ट्रांजिटिव है, लेकिन चूंकि सिमेट्रिक नहीं है इस वजह से हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इसको अगर आप नॉर्मल एग्जांपल से देखना चाहें तो हम एक्स की वैल्यू 2 ले लेते हैं, वाई की वैल्यू 6 ले लेते हैं, जेड की वैल्यू 12 ले लेते हैं। तो आपको पता है कि 12 डिवाइड बाई 6 से 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 2 है 3 आएगा। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, तो अब अगर 6 2 से डिवाइडेड है और 12 6 से डिवाइडेड है, तो ये ऑब्वियस है कि हमारा जो 12 है वो 2 से डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ट्रांजिटिव का केस होगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास L1 और L2 दो लाइन है, ठीक है, बेसिकली, और कह ये रहा है कि हमारा जो L1 है वो L2 से जो रिलेशन है वो ये है कि हमारा L1 जो है वो L2 के पैरेलल, दैट इज L1 इज पैरेलल टू L2, इस तरीके से। ठीक है, मतलब हमारा लाइन 1 और लाइन 2 कोई हमारी फैमिली ऑफ लाइन्स है, और उनमें जो रिलेशन वो ये है कि हमारी जो लाइन L1 है वो लाइन L2 के पैरेलल है। तो अब चेक करना है कि हमारा इसमें जो R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सॉल्यूशन, तो यहां पे हम फर्स्ट केस लेंगे। हमें पता है कि सिंस L1 रिलेशन L2 implies that L1 is parallel to L2, तो लिखेंगे कि we know that L1 इज पैरेलल टू L1। ठीक है, मतलब कि कोई भी लाइन हमेशा अपने आप में पैरेलल तो होती ही होती है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कोई भी लाइन है वो खुद के पैरेलल होगी होगी, इसलिए हमारा R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड केस देखेंगे, सिंस L1 relation L2 implies that L1 is parallel to L2। अब इसको हम लिख सकते हैं कि L2 जो है हमारा वो पैरेलल होगा किसके, L1 के, यानी ये इंप्लाई करेगा कि हमारा L2 इज रिलेटेड टू L1। तो दिस इंप्लाइज दैट कि L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R, सो R is सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब कि हमारा L1 और L2 में जो रिलेशन है वही रिलेशन L2 और L1 में है। जाहिर सी बात है, अगर लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो L2 पैरेलल हो गया L1 के। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सिमेट्रिक होगा ही होगा। अब उसके बाद तीसरे की हम बात कर लेते हैं कि लेट L1 comma L2 belongs to R and L2 comma L3 belongs to R। हम तीन लाइन ले लेते हैं बेसिकली, L1 L2 और L3। अब हम कह रहे हैं कि L1 और L2 बिलोंग कर रहा है R में, मतलब L1 L2 आपस में पैरेलल है। दूसरा हम ले लिया, हमने बोल दिया कि L2 L3 बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब कि L2 और L3 आपस में पैरेलल है। अब चूंकि L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि L1 और L3 भी आपस में पैरेलल होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट L1 comma L3 belongs to R, so R is ट्रांजिटिव। अब चूंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, रिजल्ट इसका क्या आएगा, R is an equivalence relation। ठीक है, तो हमारा ये जो है बेसिकली R जो है वो हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।
और इसका अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें ट्रांजिटिव के केस का तो 3 लाइन लीजिए, ठीक है। L1 L2 L3 ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। देखिए अगला हमारे पास है क्वेश्चन, कह रहा है कि L1 इज रिलेटेड टू L2 implies that L1 is perpendicular to L2। कह रहा है कि हमारे पास चेक करना है कि हमारा R इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए अगेन देखिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ठीक है। तो देखिए लिखा सिंस L1 L2 belongs to R implies that L1 perpendicular to L2 but L1 L1 never belongs to R, ठीक है। मतलब कि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी हो ही नहीं सकती, पैरेलल ही होगी हमेशा, ठीक है। खुद के परपेंडिकुलर तो कोई लाइन हो ही नहीं सकती। तो L1 L1 not belongs to R, this implies that R is not reflexive। फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस देख लेते हैं कि सिंस L1 L2 belongs to R implies that L1 is perpendicular to L2। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है इसका मतलब तो ये भी हो गया कि L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा। भाई ये केस ले लीजिए आप, ठीक है। ये हमारा लाइन L1 हो गया, हमारा लाइन L2 हो गया। तो चाहे हम ये बोले कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, चाहे हम ये बोले कि L2 L1 के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दिस इज इक्वल टू L2 परपेंडिकुलर टू L1, यानी दिस इंप्लाइज दैट कि L2 L1 belongs to R। This implies that R is symmetric, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा केस आ जाता है कि let L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, ठीक है। ये केस आ गया। आप देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसका मतलब ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3। अब अगर ऐसा है हमारे पास, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये केस हो गया कि 2D के केस में तो नहीं हो पाएगा, हम 3D के केस में जनरली जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जो चीज स्टेटमेंट मान के चले वही मान के चलने के बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ये भी केस हो सकता है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर हो और L2 L3 के परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि L1 और L3 आपस में पैरेलल हो। भाई एक लाइन जो है वो दो पैरेलल लाइंस को साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर का केस हो सकता है। ये हमारे पास आ सकता है केस की हमारे पास ये लाइन L1 हो गई, ये लाइन L3 हो गई और ये हमारे पास लाइन L2 हो गई, जो कि इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये L2, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, बट L1 एंड L3 आर पैरेलल। तो ये हमारा ऐसा केस हो गया। लेकिन हम जो केस की बात करेंगे यहां पर वो ये हो सकता है हमारे पास, देखिए इसका एग्जांपल है क्रॉस, इसलिए मैंने आपको दे दिया, ठीक है। इसका आप आंसर जनरली जो देते हैं वो इस तरीके से देते हैं कि अगर हम एक प्लेन की बात करेंगे तो बिल्कुल ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक 3D स्पेस की बात करेंगे तो बिल्कुल ये ट्रांजिटिव है। कैसे हो देखिए ये हमारा L1 हो गया, ये L2 हो गया, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब L2 के परपेंडिकुलर हमें मार्कर रख दे रहे हैं इसे प्लेन के बाहर, ठीक है। तो अब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, ठीक है। अब L1 L2 के हो गया परपेंडिकुलर, L2 L3 के हो गया परपेंडिकुलर। तो ये L1 भी तो L3 के है परपेंडिकुलर, भाई इनके बीच में भी 90 डिग्री है, यहां भी 90 डिग्री है और यहां भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि हमारा ये ट्रांजिटिविटी होल्ड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लेन की बात करेंगे तो वो ट्रांजिटिविटी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो अब चूंकि हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि
जो L1 है L2 है ये बिलोंग कर रहा है इसमें, और L2 और L3 जो है वो बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, तो हम जो इसका आंसर लिखेंगे बेसिकली वो उसी सेंस में लिखेंगे कि फॉर 2D plane R is not transitive, that is L1 L3 not belongs to R, or for 3D plane R is transitive। ठीक है, दैट इज L1 L3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो अगर 3D का केस होगा हमारे पास तो बिल्कुल ही बिलोंग करेगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे 2D के केस में तो ये चीज हमारा इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किस केस की बात की जाए, लेकिन आपको क्लियरली समझाने के लिए मैंने ये चीज आपको यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि x इज रिलेटेड टू y implies that x minus y is divisible by n for all n belongs to integers। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा x और y में जो रिलेशन है वो इस तरीके से है कि x माइनस वाई जो है वो डिविजिबल है किसी एक इंटीजर n से। ठीक है, अच्छा ये देखिए जो इससे पहले वाला हमने आपको क्वेश्चन बताया उसमें अगर आपसे जनरली पूछा जाएगा तो आप हमेशा ही लिखोगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें जब भी कोई केस नहीं दिया हुआ है तो हम ये 100% श्योरली नहीं बोल सकते हैं कि हमारा वो x मतलब कि ये इंप्लाई करेगा उन दोनों का बिलोंग होना कि हमारा जो तीसरा रिलेशन है वो भी बिलोंग करेगा। ठीक है, जब भी इंप्लाई कर दे मतलब कि कोई इसका क्रॉस एग्जांपल ना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका क्रॉस एग्जांपल है कि अगर हम 2D प्लेन की बात करते हैं तो जब भी क्रॉस एग्जांपल कोई ना आए तभी आप लिखते हो कि हाँ ये चीज ट्रांजिटिव है। अगर कोई भी चीज के लिए आपके पास अगर एक काउंटर एग्जांपल है जो कि उस चीज को अपोज कर रहा है तो आप कभी भी नहीं लिख सकते कि वो चीज इंप्लाई कर रही है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आपसे जनरल केस में पूछा जाएगा तो हमेशा आप ये बोलोगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, कभी भी वो इंप्लाई नहीं कर रहा है कि वो ट्रांजिटिव होगा। अब अगर हम यहाँ की बात करें कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n, तो देखिए इसके सोल्यूशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखेंगे x रिलेटेड टू y इंप्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, डिविजिबल बाई n है, तो मान लेते हैं कि कोई एक लैम्डा टाइम्स आएगा इंटीजर हमारा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू लैम्डा n। ठीक है, नाउ x related to x implies that x minus x is equal to 0। ठीक है, this implies that n into 0 for lambda is equal to 0। ठीक है, तो आपको पता है कि 0 जो है वो हर नंबर से डिविजिबल है एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 केवल 0 से डिविजिबल नहीं, बाकी 0 किसी भी नॉन 0 नंबर से डिविजिबल है, तो हमारे पास जो होगा वो 0 आ जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट x belongs to R। दिस इंप्लाइज दैट R is reflexive। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस हमारे पास कह रहा है कि देखिए x related to y is equal implies that x minus y is equal to lambda times n। अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टाइम्स n। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट y इज रिलेटेड टू x। कैसे, ये हमारा हो जाएगा n इंटू माइनस लैम्डा। ठीक है, या लैम्डा इंटू माइनस जो भी आप कर लीजिए, तो ये हमारा y इज रिलेटेड टू x ये हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट r इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, तीसरा हमें चेक करना होता है ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो x कॉमा y बिलोंग्स टू R
एंड y comma z belongs to R. दिस implies that हम मान लेते हैं कि हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू लैम्डा वन एंड y माइनस z इज इक्वल टू लैम्डा टू एन. अब इनको हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई प्लस y माइनस z इज इक्वल टू लैम्डा वन एन प्लस लैम्डा टू एन. दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए ये माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल टू, यहाँ लैम्डा वन लैम्डा टू है, यहाँ एन कॉमन है बाहर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू एन. अगेन हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा लैम्डा थ्री. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज दैट x कॉमा z belongs to R. So this implies that R is transitive. ठीक है, तो हमारे यहां पर जो होगा R वो ट्रांजिटिव होगा. अब क्योंकि R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसका मतलब सीधी सी बात होगा कि R हमारा जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. आप एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो चीज हमने यहां पर लिखी है, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट, इसको बहुत दफा आपको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, उसको मैं बता देता हूँ. अक्सर आप लोग के सामने आता है तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो. वो इस तरीके से फॉर्म में आपको लिख सकता है, x कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो y मॉड n. ठीक है, s कॉन्ग्रुएंस y मॉड n इस तरीके से आपको लिखा जा सकता है. तो उसका मतलब यही होता है कि x माइनस वाई डिवाइडेड बाई n. ठीक है, इस फॉर्म में भी आपको लिखा हुआ आ सकता है, उसका भी सेम ये मीनिंग होगा. तो यहाँ पर लिखा गया, तो बहुत दफा क्या होता है कि ये चीज में लिख करके ये लिख दी जाती है. उसका मतलब यही होता है कि जो नंबर यहाँ पे है उसमें से ये नंबर माइनस करेंगे और जो मॉड के साथ नंबर लिखा हुआ उस नंबर से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली इस चीज को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. अब देखिए ये हमारे पास है क्वेश्चन, कह रहा है कि a इज रिलेटेड टू b इंप्लाइज दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0. मतलब कि a और b में इस तरीके से रिलेशन है कि हमारे पास 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल. अगेन हमें कह रहा है कि चेक करिए कि वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव आर इक्विवेलेंस और नॉट. ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि a कॉमा b belongs to R implies that 1 plus AB जो है वो ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे होगा कि A कॉमा A जो होगा ये इंप्लाई करेगा कि 1 प्लस A इंटू ए यानी A स्क्वायर. ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर सिंस A स्क्वायर कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, ए स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है जब, क्योंकि हमारा ए जो है वो रियल नंबर है. तो हमारा रियल को क्वांटिटी में आपका मिनिमम यही हो सकता है कि कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो 0 आ जाए. ज्यादा में कोई वैल्यू हो सकती है, मिनिमम में क्या हो सकता है कि वो 0 हो जाए. तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. सो a comma a belongs to R. This implies that R is reflexive. ठीक है, फर्स्ट केस हो गया. सेकेंड केस चेक कर लेते हैं. तो a comma b belongs to R implies that 1 plus ab is equal to 1 plus ba. ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. चाहे हम a इंटू बी करें चाहे b इंटू ए करें, जो प्रोडक्ट है तो वही आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल नंबर्स की बात की जा रही है. 1 प्लस बी है ग्रेटर देन 0. दिस इंप्लाइज दैट कि b कॉमा a बिलोंग्स टू R. अब चूंकि a भी बिलोंग कर रहा है R में और b भी बिलोंग में R भी बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक. थर्ड केस, R इज ट्रांजिटिव और नॉट. ठीक है, तो देखिए A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड
बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर डज नॉट इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए और बी जो है वो आर में बिलोंग कर रहे हैं, बी और सी बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो जरूरी नहीं है कि हमारा ए और सी भी बिलोंग करे आर में। ठीक है, उसका रीजन देखिए क्या है। इसका रीजन आप दें, इसके लिए सबसे बेटर ये होगा कि आप इसका काउंटर एग्जांपल दे दें। कोई भी अगर आपने एक काउंटर एग्जांपल दे दिया तो ये जो आपने लिखा है ये चीज वैलिड हो जाएगी। ठीक है, ये इंप्लाइज का मतलब ये होता है कि कोई भी काउंटर एग्जांपल अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपने काट दिया तो आपको कोई भी एक एग्जांपल देना होगा कि इस केस में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम एक नॉर्मल सा केस ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 1/4 एंड -1 या 1/4, क्योंकि सेम होना चाहिए -1। ठीक है, क्योंकि हमारा बी सेम होना चाहिए, इसलिए 1/4 -1। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमारे पास ए और बी का मतलब क्या है, 1 प्लस ए बी, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो ये 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 5/4 ग्रेटर देन 0 है। एंड यहाँ पे बात करेंगे तो 1 प्लस बी सी भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 1 प्लस -1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4 जो कि ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अब हम ए और सी की अगर बात करेंगे तो 1 प्लस ए की जगह पे 1 है इंटू सी की जगह पे -1 है, दैट इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ा नहीं, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता तब तुम बोल देते कि ट्रांजिटिव होगा, लेकिन हमें केवल ग्रेटर देन की बात कर रहा है, तो ये 0 जो है वो कभी भी ओनली ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकता, 0 0 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल ऐसा मिल गया कि हमारे पास ये चीज ऐसे होगा, और ऐसा बहुत सा काउंटर एग्जांपल आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू रख दो 1 से छोटी, और तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1 रहने दो, और यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू रख दो, 1/4 रखो, 1/3, 1/2, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप रख दो, रख करके सॉल्व करोगे तो हमेशा यही चीज आएगी। तो इसलिए हमारा ये जो होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब चूंकि ये केवल रिफ्लेक्सिव और केवल सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, देखिए अब हमें यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि R1 बराबर हमें दिया हुआ है ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, ठीक है, सी कॉमा सी। इस तरीके से हमें ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं। अब हमें चेक करना है कि आर जो है हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक है, अभी तक तो जो हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे वो बहुत प्रॉब्लम्स थी, मतलब उन्हें हमें सॉल्व करना था। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सिंपली हमें रिलेशन आर के एलिमेंट्स दे दिए हुए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले जो चीजें हम डिस्कस कर रहे थे वो बेसिकली एक तरीका का सेट बिल्डर फॉर्म था। ठीक है, हमने आपको सेट में बताया था कि हम एक रूल लिख देते हैं, उस रूल के थ्रू हमारे एलिमेंट्स आते हैं। तो इससे पहले जो हम डील कर रहे थे वो सेट बिल्डर फॉर्म्स के थ्रू हम डिस्कस कर रहे थे। अब जो हम बात करेंगे, ठीक है, बेसिकली ज्यादा तो नहीं है, एक ही एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, उसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो रोस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो रोस्टर फॉर्म हमारा दिया हुआ है रिलेशन का। तो आप देखिए इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव इंप्लाइज, देखिए ए कॉमा ए है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर बी है तो बी कॉमा बी भी बिलोंग करना चाहिए, तो यहां पर ये है। अब सी है यहां पर, तो सी कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए, ये हो गया। इसका मतलब कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो देखिए जितने भी हमारे रिफ्लेक्सिव सेट होते हैं वो अपने आप में ही सिमेट्रिक होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है तो ऑर्डर पे चेंज करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कि ऑलरेडी हमारे होते हैं सिमेट्रिक। इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं हम उनको चेक कर लेते हैं। जैसे ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ए कॉमा बी तो है बट बी कॉमा ए नहीं, तो यहाँ पर ए कॉमा बी बट बी कॉमा ए नहीं है। अब ए कॉमा सी है, सी कॉमा ए है। ठीक है, बी कॉमा सी है लेकिन सी कॉमा बी नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की।
ए कामा बी है और बी कामा सी है, मतलब ए बी है बी सी है, तो मतलब ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें ए और सी हमारा है। अब उसके बाद ए कामा सी है, ठीक है, और सी कामा ए है, तो ए कामा ए होना चाहिए हमारे पास है। अब ए कामा सी है और इस सी के अलावा सी कामा सी है, ठीक है, तो ए और सी तो हमारा ऑलरेडी इसमें बिलोंग कर रहा है यहीं से। तो हमारा बेसिकली अगर बोला जाए तो ए के साथ बी का चेक हो गया, ए के साथ सी का चेक हो गया। अब हम सी के साथ ए का चेक कर लेते हैं, तो सी के साथ ए है और ए के साथ बी है, तो सी के साथ बी होना चाहिए, जो कि नहीं है हमारा। सी कामा बी होना चाहिए, बी सी है लेकिन सी कामा बी नहीं है, ठीक है। तो सी के साथ ए होना चाहिए है और ए के साथ बी है, तो सी के साथ बी होना चाहिए लेकिन सी के साथ बी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी फेल हो गया, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट सी कामा बी होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता ही है कि अगर हमारे पास ए बी है तो बी होना चाहिए, नहीं है, बी सी है तो सी भी होना चाहिए, नहीं है। तो हमारा बेसिकली क्या है, केवल और केवल रिफ्लेक्सिव है, नहीं ये रिलेशन सिमेट्रिक है और नहीं ये रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली हमने आपको रिलेशन पर बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को बताया और उन सभी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टिप्स थी या जो भी सॉल्व करने का मेथड था वो सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।